वेलकम टू गॉड स्टडी। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करा था। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों एक कक्षा में महीने के अनुसार छात्रों के जन्मदिन को दर्शाते हैं। जिन छात्रों का जन्मदिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में आता है उनका परसेंटेज बताइए। तो ये आप देख सकते हो ग्राफ। जन्मदिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या जनवरी, उसके बाद से बोला है फरवरी, ठीक है, मार्च, उसके बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि टोटल 6 मंथ के छात्रों का दिया गया है यहाँ पे और उनका परसेंटेज पूछा है संपूर्ण पूरे टोटल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखिए जनवरी में 2 है, फरवरी में कितना है 6 है, और उसके बाद से मार्च में आपका 8 छात्रों का जन्म होता है। वैसे ही अक्टूबर में आपका 2 छात्र, अक्टूबर में देखिए यहाँ पे अक्टूबर में 2 छात्र का, और उसके बाद से नवंबर में, वैसे ही नवंबर में आपका 8 छात्र का, और दिसंबर में आपका टोटल 2 छात्रों का जन्म होता है। तो इस तरह से 6 मंथ में कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में कितने बच्चों का जन्म होता है, 2 बच्चों का जन्म होता है जनवरी में, और उसके बाद से जो आपका फरवरी है उसमें 6 बच्चों का जन्म होता है, और वैसे ही मार्च में आपका 8 बच्चों का जन्म होता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्रमशः 2 बच्चे, ठीक है, और नवंबर में आपका 8, और उसके बाद दिसंबर में आपका टोटल कितना 2 बच्चों का जन्म होता है। तो इस सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, तो इस सबको जोड़ोगे तो भैया 10 10 20 और यहाँ पे हो जाएगा 28, यानी कि 28 बच्चे का जन्म होता है इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो और टोटल कितने बच्चे हैं, तो अब कौन कौन सा महीना बचा आपके पास, मई बचा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर बचा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो, और टोटल को जोड़ेंगे तो तो उसके बाद चलिए 28 आ गया। अब मैं मिटा रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए आप टोटल का जोड़ लीजिए। 28 तो आ गया था, और इसका जोड़ लीजिए कौन कौन सा महीना बच रहा है वहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 मंथ का आप डाटा लिखिए, तुरंत लिखिए। अगस्त में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 6 बच्चे, ठीक है। और उसके बाद से मई में 2 बच्चे, उसके बाद से जून में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 8 बच्चे, ठीक है। जुलाई में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 4। उससे वैसे ही अगस्त और सितंबर में क्रमशः 6 और सितंबर में 10 बच्चे। टोटल को ऐड कर दीजिए आप। तो टोटल का जब ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 16, 20, 28 और 8। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 और पहले कितना आया था 28, तो 28 में 28 को जब जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो 28 और 36 को आप ऐड करोगे डियर, तो ये आपका 64 बच्चे हो जाएंगे, यानी कि टोटल 64 बच्चे हैं। और इन विशेष 6 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में टोटल 28 बच्चों का जो है कि जन्म हुआ था। तो इस तरह से आप 28 ओवर 64 निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए, आपका जो राइट आंसर आएगा वही होगा। तो यहाँ पे आप 4 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा बताइए, 16 हो जाएगा। फिर 4 से इसको 4 होगा और 25 होगा। 25 मल्टीप्लाई 7 जब करेंगे तो कितना होगा आपका 175 बटे में 4 होगा, और 175 बटे 4 कितने के बराबर है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी को, 43.75%। यानी कहने का मीन्स ये है कि 43.75% जो अभी बच्चे हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको समझाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 का, ये ग्रुप डी का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जाके पहले देख लीजिएगा। चलिए ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। एक त्रिकोण है ABC, मतलब कोई त्रिभुज बोल रहा है, ABC है, ठीक है, और पॉइंट XY जो है क्रमशः भुजा AB और AC पे इस प्रकार है कि XY BC के पैरेलल समानांतर है। समझ रहे हैं। XY की जो लंबाई है BC की लंबाई का 2/5 गुना है। तो बताइए कि त्रिकोण AXY और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर एकदम ऐसे ही दिख रहा है कि क्या होने वाला है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली आंसर बात करने का कोई मतलब है नहीं। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये कोई त्रिभुज है, आप समझिए
ठीक है। और इस त्रिभुज का जो नामकरण है ए बी सी कोई त्रिभुज है। अब कह रहा है कि जो भुजा ए बी है और ए सी है, तो ये भुजा ए बी हो गया और ये भुजा ए सी हो गया, ठीक है। ए बी और ए सी इस प्रकार हैं कि एक्स वाई जो है बी सी का पैरेलल है, तो ये बी सी का जो पैरेलल एक कोई रेखा है ये है, ठीक है। और इस रेखा का नाम जो है आपका एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है। और जो इस ये वाला एक्स वाई बी सी के क्या है, पैरेलल में है, समानांतर में है। ओके, अब ये बोल रहे हैं साहब कि जो एक्स वाई की लंबाई है बी सी की लंबाई का 2/5 गुना है, यानी कि अगर ये 2 रेशियो का है तो ये 5 का है, समझ रहे हैं। अगर बी सी अगर 5 है आपका, तो आपका एक्स वाई जो है 2 का है। तो अब बोल रहा है कि त्रिभुज जो है ए एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात बताओ। तो त्रिभुज जो होता है ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो कितना होगा डियर, तो 4/25 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी मिटाऊंगा और ये इस करेक्ट आंसर होगा। आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो फॉरवर्ड करिए। चलिए ओके, मैं इसको अब बना देता हूँ। देखिए ये कोई त्रिभुज है, ओके, ए बी सी कोई त्रिभुज हो गया। बोल रहा है कि बी सी के पैरेलल कोई एक रेखा है, इसका नामकरण एक्स वाई है। बोल रहा है कि एक्स वाई 2 है और बी सी आपका 5 है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाई ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू आर्म 1 का स्क्वायर बाई आर्म 2 का स्क्वायर। तो ट्रायंगल आपका ए एक्स वाई हो गया आपका, और उसके बाद से ट्रायंगल ए बी सी हो गया, इज इक्वल कितना हो जाएगा, आर्म 1 स्क्वायर आर्म 2 स्क्वायर 2/5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा 4/25। तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए और बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन सामने है। ये बोल रहे हैं साहब कि क्या बोल रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, चलिए बनाइए। 56 और 56 एंड 175 महत्तम समापवर्तक 7 है, ठीक है, 7 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये 56 है, ओके, और ये 175 है, ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक 7 दिया है। तो देखिए 56 को मैं 8 × 7 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 175 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब बताओ। 175 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, 25 × 7 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 कॉमन हो जा रहा है मेरा, दोनों में कॉमन हो जा रहा है 7। तो 7 जब कॉमन हो जा रहा है डियर फ्रेंड्स, कॉमन जब 7 हो जा रहा है, तो अब क्या करना है, तो हमको पता है कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और आपका उसमें जो कॉमन नंबर है तो 7। तो इस तरह से 8 × 25 × 7 कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पे 1400 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 25 चौका 25, 8 में 200 × 7, तो 1400 इज राइट आंसर। इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा सी को, सी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया है, कुछ करना नहीं है। 56 लिखिए, वह 175 लिखिए, यहाँ पे आप 8 × 7 हो जाएगा, इसका खंडन करेंगे। यहाँ पे 25 × 7 हो जाएगा, दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 × 25 × 8 जो होगा आपका, यही एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम यही होगा, यही परम सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व दिस, क्या होगा बताइए। तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि तालिका को देखिए भैया, राज्यों है, कोई राज्य, विभिन्न राज्य, ए राज्य है अरुणाचल प्रदेश, बी राज्य बांग्लादेश, समझ रहे, सॉरी बांग्लादेश तो एक अलग कंट्री हो गया। अच्छा बताइए, बांग्लादेश का जो हमारा कब पूर्ण राज्य बना था, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। राज्य ए, राज्य बी, सी और डी, ठीक है, राज्य के नाम हो गए। उपस्थिति है और यहाँ पे पासिंग मार्क है। यहाँ पे इतने लोग, जैसे 25, जैसे मान लीजिए राज्य ए है, तो राज्य ए में 2001 में 2500 लोगों ने उपस्थित होकर एग्जाम दिया और पास जो हुए हैं 2000 पास हुए हैं, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ष 2001 में राज्य बी में, तो वर्ष 2001 में राज्य बी में, ठीक है, तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, समझ गए हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 2001 में, ओके, 2001 में राज्य बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो भैया उपस्थित कितने हुए, 2000, पास की कितने हुए, 1586, तो 1586 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100%, तो कितना होगा बताइए। ये 00 काटेंगे तो कितना होगा, 158.6 डिवाइडेड बाई 2,
राइट आंसर जाएगा डी को, डी इज करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2000 लोग आ रहे हैं और 1588 लोग पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 20 नंबर का पेपर था और उसमें से मैं 15.86 नंबर प्राप्त किया, तो इस तरह से मेरे कितना मैं परसेंटेज पाया, तो 15.86 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा डी को, डी इज करेक्ट आंसर। आप समझ रहे होंगे कि डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करिए। कोई एक टेबल है और 9600 में बेचने पर 20% का नुकसान होता है, यानी कि 80% की वैल्यू दिया है और 80% की वैल्यू दिया है 96, ठीक है। तो 1% का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो 9600 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा और 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 120 रुपये, ठीक है। 1% का वैल्यू 120 रुपये आ गया, ठीक है, 120 रुपीज़। आप कह रहे हैं कि 20% का गेन करना है, लाभ कमाना है, तो यानी कि अब 100% का और प्लस 20% का, ठीक है। तो यानी कि 120%, आप 120% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1% का पता है तो 120% का भी पता हो जाएगा। राइट आंसर जाएगा बी को, बी इज करेक्ट आंसर। आप समझ रहे होंगे। देखिए 120% है और 1% का वैल्यू दिया है 120, तो 120 12 12 114, 00 का 00, राइट आंसर जाएगा बी को। सॉल्व करिए इसको, अब बताइए इसका राइट आंसर। ए का वेतन हमेशा बी के वेतन का एक निश्चित अनुपात था, निश्चित भाग था, निश्चित रेशियो था, ठीक है। बोला ए का जो है अगर 900, ए जो देखिए ए जो है 931 रुपये अर्जित करता है, इनकम करता है, और बी जो है आपका 1064 रुपये का इनकम अर्जित करता है। यदि अगर बी जो है 1880 का अर्जित करता है, तो बताओ कि ये कितने का अर्जित करता है। तो रेशियो सेम बोल रहा है। रेशियो जब सेम बोल रहा है तो क्या करेंगे, तो जब रेशियो सेम बोल रहा है तो बस रेशियो को सेम कर दीजिए। तो बस आप ए बाई बी आप निकाल दो यहाँ से, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ए बाई बी निकालो भैया। तो इज इक्वल टू, अब एक जगह पर वाट है, एक्स मान लीजिए यहाँ पे, चाहे ए ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दीजिए, ठीक है। और 1800 ये 80 रुपये हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 1880 होगा और मल्टीप्लाई 931 और डिवाइडेड बाई 1064 होगा। अब इसमें बस इसको काटना है, तो आप काटिए इसको, 8 से काटिए। तो यहाँ से 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और इसके बाद से आपका 3 होगा, फिर 3 होगा, और फिर यहाँ 8 से काटोगे तो कितना होगा, 2 होगा। ध्यान से समझिए। और फिर 2 होगा तो 3 होगा और फिर 5 होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद से 133 को यहाँ पे 931 है, आप जब काटोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे आपका जो कट के आएगा कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 बार जाएगा, देखिए देख लीजिए, 133 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपका 931 आ रहा है। आप 235 है और मल्टीप्लाई कितना है, 7 है, इज इक्वल टू कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका पता चल गया होगा कि 1645 रुपये होगा। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा डी को, ठीक है, 1645। आप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से एकदम समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ पे रेशियो मेथड लगाइए। बोल रहा है कि ए और बी जो है निश्चित रेशियो में इनकम करते हैं, ठीक है। तो अगर ए बाई बी का रेशियो 931 बटा में 1064 है, तो 5 साल के बाद भी वही रेशियो होगा, 2 साल के बाद भी वही रेशियो होगा। तो बी का दिया है लेकिन ए का नहीं दिया, तो यहाँ पे तो हम बोलेंगे रेशियो सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये ए है और ये बी है। अभी ये 1/2 का अनुपात में कमा रहे हैं, मतलब ये 1 रुपये कमा रहा था, ये 2 रुपये कमा रहा है, लेकिन इनका अनुपात सेम है। और इत्तेफाक से ये जो है 5 रुपये कमाता है। तो बताओ कि बी कितना कमाएगा, तो आप बोलोगे तुरंत 10 कमाएगा। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया गया है। तो आपको एकदम आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको भैया। 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है। गति से चल रहा है कोई एक ट्रेन, वो भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर चल रहा है। कोई ट्रेन है, ये 66 किलोमीटर से चल रहा है पर आवर के हिसाब से। और कोई दूसरी ट्रेन है जो 30 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, और दोनों समानांतर पटरी पे चलती जा रही है। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, सापेक्षिक चाल जिसे बोलते हैं, अपेक्षिक चाल कितना होगा, 66 माइनस 30 यानी कि 36 आएगा। कितना, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर को मैं 5/8
18 कर दूंगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड में बदलने का कारण क्या था कि यहाँ पे मीटर में दिया है लंबाई। अब कह रहा है कि जो एक ट्रेन है तो उसकी लंबाई 300 मीटर है तो और 50 सेकंड में पार कर देती है, तो पहली ट्रेन की लंबाई बताओ। तो माना कि ये 300 तो पहले एक ट्रेन की लंबाई हो गई, और जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई x है, और डिवाइडेड बाई मैं 50 से कर दूंगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 10 के, क्यों? क्योंकि ये जो मेरा 10 है स्पीड है और ये 50 जो मेरा है टाइम है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कितना होता है डिस्टेंस के बराबर। कोई एक ट्रेन है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये 300 मीटर लंबा है, और जो दूसरा वाला ट्रेन था वो छोटा वाला था ट्रेन, तो ये मान लीजिए कि हमें एक्स था, तो ये जब इसको पार करेगा तो यहाँ पे अपनी लंबाई और खुद जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई दोनों को पार करना ही पड़ेगा, तो 300 प्लस एक्स हो जाएगा, इसीलिए 300 प्लस एक्स हमको लेना पड़ा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 500 इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 200। आप वीडियो को यहाँ देखिए, आप वीडियो को आप फॉरवर्ड करिए, मैं फिर इसे एक बार रिपीट करूँगा इसी क्वेश्चन को। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कोई एक ट्रेन है, मानिए ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, और ये कोई एक ट्रेन है, तो ये वाला ट्रेन जो है तेज में चल रहा है, 66 के हिसाब से चल रहा है और 30 के हिसाब से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 36 आ जाएगा। ओके, अब जाहिर सी बात है कि 66 वाला ही आगे चलेगा, तो 66 वाला जब इसको कब पार करेगा, ये मान लीजिए कि ये 30 से चल रहा है और ये 66 वाला चल रहा है, 66 की स्पीड से चल रहा है, 66 के स्पीड से चल रहा है, तो ये इनको पार कब करेगा 30 वाले को, 30 वाले को ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी भी तय करना पड़ेगा इनको, और ये वाला छोटा वाला भी, मतलब ये ट्रेन को एक ट्रेन हो गया और ये बड़ा वाला ट्रेन हो गया, तो ये तो खुद की लंबाई को और जिसको पार करना है उसकी लंबाई दोनों को पार करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 300 प्लस एक्स लिया गया था, आप समझ रहे होंगे, और डिवाइडेड बाई 50 कर दिया गया था। इस तरह से ये मेरा पूरा टोटल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम, तो इस तरह से मेरा पूरा स्पीड हो गया, और यह स्पीड जो आ रहा है मीटर पर सेकंड में आ रहा है, और क्वेश्चन में आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड होता है, और 10 मीटर पर सेकंड इसको के हम बराबर करेंगे तो एक्स इजिकल कितना आ जाएगा 200 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दिए होंगे, मैं ऐसा भी आशा करता हूँ, जिनको नहीं आएगा उनके लिए ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए। एक समलंब चतुर्भुज बनाइए, समलंब चतुर्भुज, यही कोई समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। इसका एरिया दिया है, इसका जो एरिया दिया है ये दिया है 60 मीटर स्क्वायर के बराबर है। कह रहा कि जबकि समानांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हो गया, कितना दिया है, इसका मान दिया है 12 मीटर। और कह रहा यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा, कोई एक भुजा मान लीजिए 6 दिया है, या तो ये भुजा हो सकता है या तो ये भुजा हो सकता है, कोई भी भुजा हो सकता है, तो दूसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 और एक भुजा प्लस दूसरी भुजा और दोनों के बीच का डिस्टेंस h। यही तो फार्मूला पढ़े हैं कक्षा 8 से लेके 7 9 तक, सब यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि समानांतर जो चतुर्भुज होता है तो उसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 और आपका आर्म होता है पैरेलल आर्म और उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इत्तेफाक से क्वेश्चन में दिया है 60 दिया है और 1/2, और मान लीजिए कोई एक भुजा दिया है 6, मान लीजिए बी वाले को हमको निकालना है, और हाइट दे दिया है दोनों के बीच में 12। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, तो इस तरह से बी हो जाएगा 4, राइट आंसर जाएगा ए को 4 मीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को प्लीज़ यार दोस्तों शेयर करो भैया, अच्छे से पढ़िए, शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर करने में कोई बुराई तो है नहीं। इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स, बताइए। चलिए क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई मान लीजिए कि 10 मीटर का कोई लंबा रस्सी है और मैं इसको बोलता हूँ कि इसको 5 बराबर भागों में आपको डिवाइड करना है। 10 मीटर को 5 टुकड़ों में, ये कोई 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, मैं बोला हूँ कि इसको 5 भागों में डिवाइड कर दो, समान वो भी, तो आप क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, तो यानी कि एक जो टुकड़ा होगा वो 2-2 मीटर का होगा, ये 2 मीटर का, 2 मीटर का, 2 मीटर का। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना अब चाह रहा हूँ, क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएगा। अब कह रहा है ना कि आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे अब, ठीक है। ये बोल रहा है कि 14.45 मीटर है लंबी कोई रस्सी है और 34 समान भागों में, यहाँ पे देखिए समान टुकड़ों में काटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लगभग में लंबाई बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन जानबूझ के मैंने टाइप नहीं कराया है, तो आप इसको बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। ये भी 425 दिया तो ये भी हो सकता है या अलग भी, आप सॉल्व करके बताइएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आया है एकदम अच्छे से। सॉल्व दिस क्वेश्चन, रटने वाला चीज़ है ये। √3 का वैल्यू पूछा है, देखिए √3 का वैल्यू हम लोग नॉर्मली 1.728 लेते हैं, यही लेते हैं ना। तो इसका जो देखिए डियर फ्रेंड्स ये नहीं होता है एक्चुअली, इसका
इसमें से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। 1/7 हम भी याद किए हैं, ठीक है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा इसको। 1.73205081, ठीक है, तो 2-4 बार रट लीजिएगा। अभी रटा दे रहे हैं, चलिए 1.7320, यहाँ पे 20, 50 और 81 है। आपको 1.732 तो पता था, 1.732 पता था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 05 और 081, बस इतना याद करना है आपको, ठीक है। 05081 को आप याद कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो मेरे से जितना हो सका मैं बता दिया। अब ऐसे आप रटते तो समय लगता है। 1.732 तो आपको याद है, और आप 05 और उसके बाद से क्या 08 और 1, बस इतना याद कर लीजिएगा। 05081, 05081, 05081। अब इतना रटने का कारण, तो ये आप एग्जाम ग्रुप डी का या एनटीपीसी का आप पेपर उठा के देखिएगा कितनी बार पूछा है। √2 का भी पूछा है और इतने ही रैंक तक पूछा है, तो उसका भी आप बताइएगा कमेंट में कि कितना होता है √2 का वैल्यू एग्जैक्ट, ठीक है। होता है तो 1.41 इतना लिया जाता है, 2 भी लिया जाता है, लेकिन पूरा बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है कि अंतिम क्वेश्चन है, और आप इसको आपके लिए हम छोड़ रहे हैं होमवर्क में। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा अगले वीडियो में। तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 का मान आप याद कर लिए, √2 का भी मान आपको पता ही होगा। 1 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परेशान होंगे, देखिए कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। आपको इतना पता है 1.41 और 2 इतना पता है, बस इतना याद कर लीजिए। इतना तो पता ही था आपको, बस इसमें 13, 56 जोड़ दीजिएगा, मतलब इसके बाद 13 और 56। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं सीरियसली इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूछा है, तो आप अब इसको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई सॉल्व करने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। तो 1.4 आपको पहले से ही पता था कि 1.412 लिया जाता है, और उसके बाद से आपको बस जोड़ देना है कितना, 56, 13, 56। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करके बताइएगा हमें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।